गुड आफ्टरनून गर्ल्स। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर। सर। हाँ जी। अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे हैं भाई? अभी अराउंड 32 स्टूडेंट्स ही हुए हैं। बाकी कहाँ हैं भाई? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड सर आफ्टरनून पता नहीं एवरी। कहाँ है सारे। अभी दिवेश मैम की क्लास में थे स्टूडेंट्स? यस मैम, सॉरी, यस सर, दिवेश मैम की क्लास में अराउंड 60 स्टूडेंट्स थे। तो अब बाकी कहाँ रह गए? 50% गायब हो गए। हाँ जी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, डिविडेंड पॉलिसी। हाँ जी, क्या होता है भाई डिविडेंड? होता क्या है? हाँ जी गर्ल्स, क्या होता है डिविडेंड? सर, जब कंपनी अपने नेट प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट अपने शेयर होल्डर्स को एज अ रिटर्न देती है, उसको डिविडेंड कहते हैं। हाँ जी, डिविडेंड। ओके। किस किस तरह के होते हैं भाई डिविडेंड, अगर किसी को कोई आइडिया हो? हाँ जी, डिविडेंड। इक्विटी पे डिविडेंड देते हैं और प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देते हैं। इक्विटी शेयर पर डिविडेंड देते हैं और प्रेफरेंस शेयर पर प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देते डिविडेंड हैं। देते हैं। ओके। हाँ जी। और अगर हम फर्दर अगर हम कहें कि काइंड्स ऑफ डिविडेंड यस सर। हो। बाद मतलब हाँ, डिविडेंड कई तरीके के होते हैं। जैसे इक्विटी शेयर पहले प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद फिर डिविडेंड शेयर को दे देते हैं, फिर उसके बाद भी बचता है तो हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को या इक्विटी होल्डर शेयर को दे देते हैं एक्स्ट्रा। ओके। अभी सर ओके। प्रॉपर नाम याद नहीं आ रहे। कई बार सर ओके। हम ऐसे जो हाँ, शेयर होल्डर्स को ऐसा बोनस शेयर्स भी दे देते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, बोनस कैश शेयर्स के रूप डिविडेंड में। देते हैं सर, कैश डिविडेंड। ओके। ये किसका माइक ऑन है भाई, जो पीछे आवाज आ रही है ये? क्योंकि आई थिंक अभी मेरे पास। हाँ जी, जिसका भी माइक ऑन है एक बार उसको म्यूट कर लीजिए। ठीक है। हाँ जी, अगर हम बात करें डिविडेंड के काइंड्स की या फॉर्म्स की, तो आपके कैश में भी डिविडेंड दिए जाते हैं, और जैसा आप बता रहे हो कि बोनस शेयर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक डिविडेंड्स भी कहते हैं, कि बोनस शेयर्स के रूप में भी डिविडेंड दिए जाते हैं, कि कैश की फॉर्म में भी दिए जाते हैं और आपके स्टॉक्स की फॉर्म में भी दिए जाते हैं डिविडेंड। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ स्टॉक डिविडेंड टू द कंपनी। क्या एडवांटेजेस होंगे भाई? कंपनी अगर उनको बोनस शेयर्स के रूप में अगर डिविडेंड देती है तो उनके क्या एडवांटेजेस होंगे? सर, पहले तो ये होगी कि सर कंपनी की कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब क्योंकि वो कैश तो दे ही नहीं रहे। ओके। हम्म। कंपनी की कैश पे कोई असर नहीं होगा, लिक्विडिटी पोजीशन पे। ठीक है। और और क्या फायदा हो सकता है भाई? सर, अगर कंपनी सर कोई रेपुटेशन इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, कोई अगर डिफिकल्टी फेस कर रही है कि उसके पास कैश नहीं है, तो उसमें भी ये चीज वो होती है, सही होती है। ओके। और सर शेयर की वैल्यू भी बढ़ती है। शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है। ओके। कैसे भाई? तो जब हम डिविडेंड देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को तो हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। हम तो कौन है? काजल। जी सर। काजल, हम यहाँ बात कर रहे हैं डिविडेंड देने की या नहीं देने की, नहीं, हम बात कर रहे हैं डिविडेंड स्टॉक के रूप में देने की। उसके एडवांटेजेस क्या स्टॉक होंगे? के हम क्यों देते हैं? जब सर उनके पास पैसे नहीं हो पाते हैं तो वो उन्हें स्टॉक के रूप में दे देते हैं ताकि उनको उनका कैश बैलेंस या उनकी लिक्विडिटी कम ना हो। ओके। ओके। इंक्रीज इन रेपुटेशन। चलो हम मान सकते हैं, चलो अगर हम कहें कि भी स्टॉक डिविडेंड इंक्रीज इन रेपुटेशन में भी। हाँ जी। ये तो था आपका कंपनी की तरफ। जो है आपका, क्या एडवांटेजेस होंगे कंपनी को। ठीक है। अगर हम बात करें कि आपका शेयर होल्डर्स को क्या डिविडेंड होंगे आपकी,
अगर वो स्टॉक कैश के रूप में डिविडेंड ना देके कंपनी उनको स्टॉक के रूप में डिविडेंड देती है, तो कंपनी को क्या फायदा होगा? सॉरी, शेयर होल्डर्स को क्या फायदा होगा? सर सर उन्हें शेयर कम होल्डर्स के मिल नंबर जाएंगे ना, नंबर ऑफ शेयर्स शिवांगी, नंबर शेयर बढ़ शिवांगी, जाएंगे। शिवांगी, और भी किसी को बोलने दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम दो या तीन स्टूडेंट्स के अलावा और कोई बोल रहा है। हाँ जी। सर इंक्रीज इन मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे वो पूंजीगत लाभ अर्जित कर सकता है, कैपिटल। हाँ, शेयर होल्डर्स का ठीक है, उनका अगर उनकी कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म करेगी और उनको शेयर्स इशू करेगी तो उनके शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, मार्केट वैल्यू। ठीक है, और बताइए। हाँ जी, और क्या फायदे होंगे आपके शेयर होल्डर्स को स्टॉक डिविडेंड मिलने के? सर उनके स्टॉक डिविडेंड बढ़ेंगे तो उनका मैनेजमेंट में हिस्सा बढ़ेगा, वो अपने एडवाइस दे सकेंगे और वो फाइनेंस और वो सर ऑनर्स के रूप में भी हो जाएंगे एक तरीके से। कैसे? एक्सप्लेन करो इसे। सर जितने हम शेयर होल्डर के पास जितने शेयर्स होते हैं उनके हिसाब से तो उनकी पोजीशन फर्म में या कंपनी में डिसाइड होती है, उन्हें मैनेजमेंट में हिस्सा देने मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, चलो, कहीं ना कहीं उनका प्रपोर्शन और ओनरशिप पड़ती है कंपनी में। चलो, अगर वो ज्यादा उनके पास शेयर्स आ जाएंगे तो ठीक है। और क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं आपके शेयर होल्डर्स को? हाँ जी, और क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं शेयर होल्डर्स को? सर उनका फ्यूचर डिविडेंड बढ़ जाएगा, कैसे? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे उनके। नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे। ओके, ठीक है। और उसके बाद आपका एक यहाँ पे दिया हुआ है इसी में एडवांटेजेस में स्क्रिप डिविडेंड। इसका क्या मतलब है भाई? है कुछ आइडिया किसी को? सर इसका तकलीफ सुना है सर ये वर्ड। स्क्रिप डिविडेंड क्या होता है? जस्ट अ थिंग, sometimes a company has temporary shortage of cash. In such a case, the company may issue scrips or promissory notes to shareholders, promising them to pay dividend at a certain date in near future. Such a form of dividend is not prevalent in India. ठीक है, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट डिविडेंड एक तरह से वो प्रोमिसरी नोट होता है कि भाई आपका अभी हमारे पास कैश नहीं है, तो हम वो उनको एक प्रोमिसरी नोट देते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स को। ये जो इस तरह की जो ये प्रोसेस है, ये जो है प्रचलन, वो इंडिया में नहीं है, ठीक है। तो बाकी इसमें दिया हुआ बॉन्ड डिविडेंड, यहाँ पे क्या कह रहा है? बॉन्ड डिविडेंड, द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप एंड बॉन्ड डिविडेंड इज दैट the later carries longer maturity date than the former. Thus, while issue of scrip dividend increases the current liabilities of the company, the issue of bond dividend increasing long-term liabilities, such form of dividend is also not prevalent in India. ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी डिविडेंड क्या है? Under this form, company pays dividend in the form of assets other than cash. The company may give its own products in lieu of cash dividend. For example, a watch manufacturing company may give watches to its shareholders as property dividend. This form is also not prevalent in India. ठीक है, ये तीन आपकी ऐसी हैं जो इंडिया में प्रेवलेंट नहीं है, ठीक है, जो आउटसाइड बाहर की कंट्रीज में आपका प्रेवलेंट है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी क्या क्या है? डिविडेंड पॉलिसी आपकी इसके अंदर क्या कहता है आपका? सबसे पहले आपका there cannot be a single dividend policy which will be suitable to all types of companies. This is because the companies differ from each other in respect of nature of products,
behavior of sales, profit levels, liquidity position, and availability of profitable investment opportunities. Hence, a dividend policy will have to be designed in the light of factors affecting a particular company. यानी कि आपकी डिविडेंड पॉलिसी जो होती है हर एक कंपनी की अलग अलग होती है, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल की कंपनी जो है उसके अलग अलग उनके फैक्टर्स, वीकनेसेस, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अलग अलग होती है, उनकी इंडस्ट्री अलग अलग होती है, उनका एनवायरनमेंट अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो उनकी पोजीशन के हिसाब से वो अपनी अलग अलग डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। क्या है सबसे पहले आपका क्या है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। अ कंपनी कैन फ्रेम अ पॉलिसी ऑफ पेइंग अ स्टेबल फिक्स्ड डिविडेंड रेगुलरली। सच अ पॉलिसी शेयरहोल्डर्स under such a policy shareholders are assured of fixed dividend per share. Stable dividends may be declared at the present level, at a lower level, at a higher level. कैसे क्या कहता है under this policy a fixed rate of dividend as was paid last year is maintained. During periods of prosperity the firm withholds all the surplus income of the business to use them to maintain the rate of dividend during lean years. यानी कि आपका क्या है अगर वो आपका क्या कहते हैं पिछले कुछ सालों से जो डिविडेंड चला आ रहा है वही एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड आपका दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपका पिछले 2 साल में काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और उस टाइम पे डिविडेंड दिया जा रहा था आपका मान लीजिए 8% या 9% डिविडेंड दिया जा रहा था और काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद उन दोनों सालों में जिस साल प्रॉफिट हुआ उसमें 9% का डिविडेंड दिया गया। उसके बाद अगले साल में फिर कंपनी को इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। और उसके साल भी क्योंकि उसने उस साल में 9% डिविडेंड दिया था तो उसको अब मेंटेन उसने बाकी जो था, ठीक है, उस टाइम पे 9% दिया था तो अब उसके बाद में आपका जो कंपनी की इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है तो उस समय जो बचा था जो पैसा क्योंकि उन्होंने एक फिक्स्ड किया हुआ था, ठीक है, फिक्स्ड किया हुआ था तो वो जो पैसा बचा है वो उन्होंने अगले साल यूज कर लिया, ठीक है। तो अगले साल जो पैसा बचा है तो यानी कि एक फिक्स्ड रेट चाहे प्रॉफिट हो जिस साल आपका कम प्रॉफिट हो उस साल मान लीजिए डिविडेंड दिया गया है और उसके अगले साल आपका ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो वो फिक्स्ड रेट डिविडेंड चलता रहेगा, ठीक है। कि आपका प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो आपका वो फिक्स्ड रेट चलता रहेगा। तो जिस साल में आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है, उस साल भी वही फिक्स्ड रेट रहेगा तो उससे आप जो बचा हुआ सरप्लस इनकम है उसको आप फ्यूचर के लिए बचा सकते हो और उससे आप अगले फ्यूचर में जिस साल आपका प्रॉफिट कम होता है उस साल आप उसका डिविडेंड दे सकते हो। नेक्स्ट क्या आता है स्टेबल डिविडेंड्स एट अ लोअर लेवल। यहां पे क्या कहता है in case a company has favorable investment opportunities and requires funds for taking advantage of these, it fixes a new lower level of dividend and assures the shareholders that the dividends will be maintained at this level in future. This policy reduces current earnings of the shareholders and may also cause a reduction in the market price of its shares. यानी कि वो क्या करते हैं आपका लोअर लेवल वाला जो डिविडेंड है यानी कि जिस साल आपका डिविडेंड प्रॉफिट कम हुआ है उसी को वो क्या कहते हैं मेंटेन करते हैं कि भाई हम यही आपका फ्यूचर में जो है यही आपका डिविडेंड हम देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है शेयर होल्डर्स की जो अर्निंग्स है उस पर फर्क पड़ता है और उनकी क्योंकि अब वो लोअर लेवल ऑफ डिविडेंड दे रहे हैं तो उनकी अब जो मार्केट वैल्यू है वो शेयर्स की कम हो जाती है। नेक्स्ट क्या है स्टेबल डिविडेंड्स एट अ हायर लेवल। इसका मतलब क्या है कि भाई हम फिक्स्ड रेट देंगे और हम इस पे 9% देते थे पहले अब हम आपका 10% देंगे और ये 10% अब आपका फिक्स हो गया है। तो आपके आगे क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे अब हमारा जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा चलेगा और हमारे पास बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमारे पास रहेंगी तो उसके कारण वो क्या करता है अपने
जो डिविडेंड है उसका रेट क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं और उसको फिक्स्ड स्टेबल डिविडेंड उसको दिया जाता है हर साल। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला क्या कहता है, लो रेगुलर डिविडेंड्स प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, उसमें क्या कहता है, अंडर दिस पॉलिसी अ लो रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड which is paid regularly, but in the years of extraordinary earnings it also pays extra dividend। ठीक है जी, हमारा क्या कहता है कि भाई आपका एक रेट फिक्स कर दिया जाता है कि भाई वो लोअर रेट तो दिया ही जाएगा अगर, क्योंकि हमारी कंपनी अभी जो है डिप्रेशन से गुजर रही है या हमारी कंपनी थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही है, तो आपको इतना मिनिमम रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी साल आपका हमारी कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती है, प्रॉफिट अच्छा होता है, रिटर्न अच्छा मिलता है हमें, तो हम उस साल में आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड भी हम आपको पे करेंगे। थर्ड वाला क्या कहता है, डिविडेंड्स फ्लक्चुएटिंग वेयर अर्निंग्स पॉलिसी। यहां पे भी वही आ जाता है आपका, जैसे जैसे अर्निंग्स फ्लक्चुएट करेंगी उसी हिसाब से आपके डिविडेंड होंगे। ठीक है, अभी तक इससे ऊपर हमने दोनों कौन से पढ़े थे, एक हमने पढ़ा है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में क्या कहता है कि भाई आपका या तो वो प्रेजेंट लेवल स्टेबल रखेंगे कि भाई हमारा 8% डिविडेंड दिया जा रहा है, तो आपका चाहे कंपनी अच्छा परफॉर्म करे या आपका बुरा परफॉर्म करे, आपका यही आपका रहेगा डिविडेंड। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है, लोअर लेवल आपका स्टेबल डिविडेंड। लोअर लेवल स्टेबल डिविडेंड का मतलब क्या है कि आपका जो लोअर लेवल है, जब कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, वो लेवल आपका सेट कर दिया जाता है कि भाई आपको यही डिविडेंड आपको दिया जाएगा, जिससे कि आपके मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स भी कम हो जाते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी के अंडर में हमारा कि भाई आपका हायर लेवल ऑफ डिविडेंड दिया जाता है कि भाई हमारा कंपनी अच्छी पोजीशन में चल रही है तो हमें हायर डिविडेंड दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा लो रेगुलर डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड, यानी कि आपका क्या है, एक लोअर डिविडेंड आपका फिक्स कर दिया जाएगा और उसके बेसिस पे अगर किसी महीने किसी साल में आपका डिविडेंड प्रॉफिट अच्छा कमाती है कंपनी, रिटर्न अच्छा कमाती है, तो वो लोअर लेवल जो लोअर रेट ऑफ डिविडेंड जो फिक्स्ड था वो तो दिया ही जाएगा, उसके ऊपर और एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा। उसके बाद जो थर्ड वाला आता है डिविडेंड्स फ्लक्चुएटिंग विद अर्निंग्स पॉलिसी, इसके अंडर में क्या कहता है, कोई फिक्स्ड नहीं है, कोई आपका स्टेबल नहीं है, लोअर लेवल नहीं है, कोई हायर लेवल नहीं है, कोई आपका लो रेट नहीं है, आपका फ्लक्चुएटिंग है। यानी कि अगर आपकी इनकम ज्यादा हुई है, कंपनी की रिटर्न ज्यादा हुए हैं, तो आपको डिविडेंड ज्यादा दिया जाएगा, और अगर कम हुए हैं तो कम रिटर्न दिया जाएगा। ठीक है, when policy of no dividend, when the company is not in a position to pay dividend due to lower profits, when the firm needs tidy amount of funds to finance its expansion program and profits। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी में क्या कहता है आपका, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, लो रेट प्लस में एक्स्ट्रा डिविडेंड, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड और नो डिविडेंड। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी और स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। ठीक है, उसमें क्या कहता है आपका कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। तो यहां पे वो क्या कहता है पर शेयर, अगर हम स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी की अब वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या है कि भाई स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में क्या आता है, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। इसका मतलब क्या है कि भाई आपका जो है जितने का आपका शेयर है, मान लीजिए आपका 10 रुपए का शेयर है, तो उसके ऊपर 2.5 रुपए जो है हम डिविडेंड देंगे। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा ये आपका डिविडेंड 2.5 रुपए पर शेयर। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो। कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका जितनी भी अर्निंग होगी, मान लीजिए अर्निंग हुई आपकी 10 लाख की, ठीक है, उस 10 लाख
का 5% आपका क्या है, जो है डिविडेंड के तौर पे दिया जाएगा। ठीक है, या आपका एक परसेंटेज फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसका मान लीजिए 5% आपको डिविडेंड दिया जाएगा या 8% डिविडेंड दिया जाएगा। तो जितना भी आपका अर्निंग हुई है, मान लीजिए 10 लाख की अर्निंग हुई है, तो उसका 8% कितना होगा भाई? 8% 10 लाख का। हाँ जी गर्ल्स, कितना होगा 8% 10 लाख का? सर 80,000। 80,000। ठीक है जी, 80,000 आपको क्या दिया जाएगा? डिविडेंड दिया जाएगा। तो इसी तरीके से उनके जितना भी होगा उसके ऊपर मान लीजिए वो हो सकता है कहें कि भाई आपका यहाँ पे कह दे कि आपका जो पर शेयर है, मान लीजिए आपका फॉर इंस्टेंस a company adopts a 30% payout ratio. It means that out of every rupees earned by it, it will distribute 30 paisa among its shareholders. If the earning per share is 10, it will pay dividend at the rate of rupees 3. ठीक है, ₹3 पर शेयर। ओके, तो यानी कि उसने एक परसेंटेज फिक्स कर दी कि अगर 10 रुपए का आपके अर्निंग होती है तो उसमें से 3 रुपए वो जो है अपने पर शेयर के ऊपर वो देगी। ठीक है, यानी कि अगर उसके ऊपर अर्निंग पर शेयर उसकी 10 रुपए है तो उसका 30% वो डिविडेंड के तौर पे देगी, यानी कि 3 रुपए वो डिविडेंड के तौर पे बांटेगी। उसके बाद क्या कह रहे हैं? कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड, वही है जो हमने पहले पढ़ा है कि भाई एक कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर तो होगा, यानी कि ₹2 पर शेयर तो होगा, लेकिन उसके ऊपर क्या होगा आपका? कुछ एक्स्ट्रा डिविडेंड इज पेड ओवर एंड अबव द रेगुलर डिविडेंड। जो फिक्स डिविडेंड है उसके ऊपर आपका कुछ एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है आपका? नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिविडेंड पॉलिसी, या आप ये कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस। क्या आएगा भाई, बताइए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट? हाँ जी, पहला क्या है? लिक्विडिटी। ऑफ द ओके, फर्म। एक एक करके बताइए। अब एक शिवांगी ने बता दिया, और बताइए अब। हाँ जी गर्ल्स, आवाज आ रही है ना? ओके, यहाँ पे फिर मुझे ही पूछना पड़ेगा। ओके, ये खुशबू डागर, खुशबू आवाज आ रही है? खुशबू, खुशबू आवाज आ रही है? नो। ओके, नुसरत, नुसरत आवाज आ रही है? यस हेलो, सर। हाँ जी नुसरत, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे आपके डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस के लिए? नुसरत, बुक में से देख रही है क्या नुसरत? नहीं सर। तो बताओ कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे आपके डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस? सो पे चुप रहना। कैश फ्लो पोजीशन और हाँ जी, कैश फ्लो पोजीशन। ओके, और बताइए नेक्स्ट, और कौन बताएगा? यहाँ पे कौन है? हाँ जी, ये कौन है यहाँ पे? मीनाक्षी, मीनाक्षी सैनी। मीनाक्षी आवाज आ रही है? हेलो,
मीनाक्षी, आवाज नहीं आ रही है। सर मैं बताऊं? ठीक है, बताइए। सर मतलब हमें हर बार हमें ऐसे डिविडेंड डिसाइड करने चाहिए, ऐसे रेट कि हम जैसे हर साल दे सकें। ये नहीं किसी साल ज़्यादा दे दिया और अगले साल हमने कम कर दिया तो फिर इससे शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे या उनका थोड़ा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो ये सर मतलब प्रॉपर पॉइंट नहीं बता सकती मैं, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, और क्या चीज अफेक्ट करेगी भाई आपकी डिविडेंड डिसीजंस को? सर इन्फ्लेशन भी तो करेगा। अगर मतलब कैश में नहीं है तो वो डिविडेंड देंगे, अगर बिजनेस लो चल रहा है तो कम डिविडेंड देंगे, बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। तो सर इन्फ्लेशन भी तो होगा इसमें। इन्फ्लेशन कैसे? एक्सप्लेन करो, इन्फ्लेशन कैसे इफेक्ट करेगा? सर इन्फ्लेशन में कभी बूम आता है कभी रिकवरी आती है, तो इसमें अगर इन बिजनेस लो पे चल इन्फ्लेशन रहा है। इन इन इन्फ्लेशन में बूम रिकवरी नहीं आता। इन्फ्लेशन खुद में एक वो है, उसके अंदर कुछ नहीं आता है। हम्म। सर हाँ जी लीगल शिवा, रिस्ट्रिक्शन। नहीं नहीं, एक सेकंड, शिवानी को ही बोलने दो। हाँ जी शिवानी, बोलो बोलो। शिवानी। हाँ जी सर। सर हाँ जी। सोच रहे हैं, एक मिनट रुको। अच्छा, सोच रहे हो। सर नहीं बता, आप बता दो। ओके, हाँ जी सर। अभी अभी बताएंगे। ओके। हाँ जी, और पॉइंट्स बताइए भाई, और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस को? हाँ जी गर्ल्स, अराउंड 46-47 स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। बोलिए गर्ल्स। ओके, सबसे पहले तो हमारा डिविडेंड डिसीजंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सबसे पहला पॉइंट क्या आपका? फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फर्म। ठीक है, कि भाई हम, हमारी जो कंपनी है उसको फ्यूचर की ग्रोथ के लिए हमारी फाइनेंशियल नीड्स कितनी है, उस हिसाब से हम उसको डिविडेंड को बांटेंगे। जो पे आउट रेशियो होगा वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी खुद की कंपनी की नीड्स कितनी है। मान लीजिए हमें कोई किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए हम पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, उनको डिविडेंड के तौर पे नहीं देना चाहते। ठीक है, वो आपका अफेक्ट करेगा आपकी डिविडेंड डिसीजंस को। कैसे? Financial needs of a firm are directly related to the investment opportunities available to it. If a firm has abundant profitable investment opportunities, it will adopt a policy of distributing lower dividends, क्योंकि उसे लगता है कि आप अगर, हम इन पैसे को अपने पास रख के इसको कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। It would like to retain a larger part of its earning because it can reinvest them at a higher rate than the shareholders can. Other reasons for retaining the earnings is that issuing new share capital is inconvenient as well as involve flotation cost. On the other hand, if a firm has little or no investment opportunities, it should retain only a small portion of its earning and should distribute the rest as डिविडेंड्स। ठीक है, अगर उसके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं फ्यूचर के लिए जिसके अच्छा रिटर्न मिल सकता है तो वो अपना ज्यादा से ज्यादा अपने पास वो रिटर्न रख सकती हैं और कम डिविडेंड्स वो शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को देती हैं। और अगर उसे लगता है कि भाई हमारे पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो हाँ वो क्या करेंगे, अपने शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड दे देंगे कि भाई शेयर होल्डर्स हो सकता है इसे ज्यादा अच्छे से इन्वेस्ट कर पाए और रिटर्न कमा पाए।
उसके बाद क्या कहता है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। कैसे? इन्वेस्टर्स ऑलवेज प्रेफर अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। They expect that they should get a fixed amount as dividend, which should increase gradually over the years. Hence, while determining the dividend policy, merits of stability of dividend like investors' desire for current income, resolution of investors' uncertainty, रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शुड बी गिवन कंसिडरेशन। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर्स, क्योंकि हमारे वो चाहते हैं कि वो सेफ गेम खेलते हैं, वो कहते हैं भाई हम हायर डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस में हमारे जो हाथ में अभी हमें डिविडेंड मिल सकता है वो हम गवा देंगे, इसलिए वो क्या कहते हैं भाई हमें तो एक स्टेबल डिविडेंड, एक कांस्टेंट डिविडेंड हमें हर साल हमें या टाइम टू टाइम हमें मिलते रहना चाहिए, हमें हायर डिविडेंड की इतनी इच्छा नहीं है। ठीक है, तो उनकी डिजायर के हिसाब से भी आपका उनके इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डर्स का सोचते हुए भी वो यहाँ पे पॉलिसी डिसाइड होती है कि कौन सी पॉलिसी हम अप्लाई करें। लीगल रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कई बार, कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि भाई आपको इतने परसेंट से ज्यादा आपने डिविडेंड नहीं देना है, या इतने से ज्यादा आपने अपने पास नहीं रखना है, या और भी कंपनीज एक्ट हो गई या और कोई आपके लीगल प्रोसीडिंग्स के उससे वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये फर्म्स डिविडेंड पॉलिसी हैज to be formulated within legal provisions and restrictions. For instance, Section 123 of the Companies Act 2013 provides that dividends shall be paid only out of the current profits or past profits after providing for depreciation. ठीक है, डिविडेंड हमेशा डेप्रिसिएशन देने के बाद करंट प्रॉफिट्स या पास्ट प्रॉफिट्स में से दिया जाना चाहिए। Likewise, if there are past accumulated losses, they must be first set off against current year's profit before the declaration of any dividend। यानी कि अगर पिछले सालों का आपका कोई accumulated losses आपके अकाउंट्स में पड़े हैं तो पहले उनको सेट ऑफ करिए, जो पैसे आपने प्रॉफिट, जो आपने मुनाफा जो कमाया है उनको सेट ऑफ करिए और उसके बाद ही आप डिविडेंड देना। या ऐसा ना हो कि भाई आपके पिछले साल के तो जो लॉसेस आपके अकाउंट में पड़े हैं और आप डिविडेंड दिखा रहे हैं कि भाई हम तो बहुत अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं क्योंकि हमारी कंपनी की मार्केट वैल्यू हमें मेंटेन कर लिए, इसलिए हम अकाउंट्स में तो लॉस है लेकिन हम दिखा रहे हैं कि हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोन एग्रीमेंट। कैसे? lenders, mostly the financial institution, put certain restrictions on the payment of dividend to safeguard their interest. For instance, a loan agreement may prohibit the payment of any dividend as long as the firm's current ratio is less than, say, 2:1 or debt equity ratio is more than 1.5:1। क्या फॉर्मूला होता है भाई करंट रेशियो का? हाँ जी गर्ल्स। current assets upon my current liabilities. And what about debt equity ratio? हाँ जी गर्ल्स, डेट इक्विटी रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? भाई डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भाई? हाँ जी, शीतल, शीतल चौधरी, क्या फॉर्मूला होता है शीतल? शीतल आवाज आ रही है? शीतल, शीतल चौधरी हैज लेफ्ट द मीटिंग। क्या हुआ भाई? ओके, और कौन है यहाँ पे? कोमल, कोमल आवाज आ रही है? कोमल झा, कोमल, हाँ जी कोमल आवाज आ रही है? नो।
और कौन है यहाँ पे? दीपा सिंह। दीपा, हेलो। हेलो दीपा, क्या वो गर्ल्स आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है सर वॉइस। आवाज आ रही है। आ रही है। सर आ रही है। मुझे लग रहा है जिससे मैं पूछ रहा हूँ उसके पास नहीं आ रही है। हाँ जी, क्या होता है भाई डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला? हाँ जी, मीता कुछ बोलना चाह रही थी शायद। हाँ जी मीता। सर शॉर्ट टर्म डिवेंचर और प्लस लॉन्ग टर्म डिवेंचर और जो हमने शेयर होल्डर को दिए होते हैं जितने इक्विटी उसको डिवाइड कर देते हैं उससे। शॉर्ट अच्छा। टर्म नहीं आता, लॉन्ग टर्म डेट्स ही आते हैं। हाँ जी। हाँ कुछ ल- ऐसे ही था। लॉन्ग टर्म कुछ। डेट्स और फिर फंड होता है शेयर होल्डर्स का। हाँ जी। और इसकी एडुकेट रेशियो क्या होती है भाई, जो आपकी मानी गई है कि ऑप्टिमल रेशियो डेट इक्विटी रेशियो कौन सी होती है, कितनी होती है वो? 0.26:1। हाँ जी, कितना बोला आपने? किसने बोला है भाई? हाँ जी, यहाँ पे अभी किसी ने ज्वाइन किया था, वर्षा तिवारी। वर्षा कहते ही गई, लेफ्ट कर गई मीटिंग। क्या हुआ भाई? ओके। हाँ जी, अगर हम बात करें आपका जो ऑप्टिमल डेट इक्विटी रेशियो होता है वो होता है आपका 2:1, यानी कि 2 डेट और 1 वन का इक्विटी का। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो आपका 2:1 होता है जो ऑप्टिमल माना जाता है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है? For instance, a loan agreement may prohibit the payment of any dividend as long as the firm's current ratio is less than say 2:1, यानी कि जो करंट रेशियो है वो 2:1 से कम हो, और आपकी जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 1.5:1 से ज्यादा हो। They may allow the payment of dividend only when some minimum amount has been transferred to a sinking fund established for the redemption of their debentures. Likewise, they may prohibit the payment of dividends in excess of certain percentage, say 10%. They may fix the maximum limit of profit that may be used for dividend, say not more than 40% of the net profits can be paid as dividend. तो बेसिकली वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं आपके कि भाई इतना परसेंट आपने, अगर आपने लोन लिया है, क्योंकि उन्हें अपने लोन की रिपेमेंट की भी उन्हें चिंता होती है बैंक्स को, या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं जिनसे आपने लोन लिया है, तो वो कुछ ऐसी कंडीशंस लगाते हैं कि भाई इतना परसेंट आप, इतने परसेंट से ज्यादा आप जो है डिविडेंड्स नहीं दोगे, और इतना आप कम से कम आपकी जो रेशियो है करंट रेशियो डेट इक्विटी रेशियो इतनी होनी चाहिए। उसके बाद लिक्विडिटी पोजीशन, ये आपने पढ़ ही लिया है। लिक्विडिटी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड causes sufficient outflow of cash. Although a firm may have adequate profits, it may not have enough cash to pay the dividend. It may happen when most of the sales are on credit and firm's cash resources have been utilized in the expansion of assets or payment of its liabilities. This situation is common for growing firms which need funds for their expanding activities and permanent working capital. Thus, cash position is a significant factor in determining the size of dividends. Higher the cash and overall liquidity position of a firm, higher will be its ability to pay dividends. नेक्स्ट क्या आता है आपका? एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स कौन बताएगा भाई, क्या मतलब है इसका? कैसे अफेक्ट करेगा आपका डिविडेंड पॉलिसी को? हाँ जी गर्ल्स।
एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स, कैसे डिविडेंड दे सकेगा भाई वो? गर्ल्स नहीं पता। नहीं पता। अगर उसके पास कैपिटल मार्केट की इजी एक्सेसिबिलिटी है तो इफ a company is able to raise debt or equity in the capital market, it will be able to pay dividends even its liquid position is not good. While evaluating the ability to raise funds in the capital market, cost of funds and promptness with which funds can be raised must be considered. Mature firms have greater access to capital markets than the new firms, क्योंकि वो उनको कैपिटल मार्केट्स में क्यों एक्सेस उनकी ज्यादा होती है, या आसानी से वो पैसा मिल जाता है, या उनके शेयर जो वो कैपिटल मार्केट में आसानी से सेल हो जाते हैं, क्योंकि वो एक रेप्यूटेड कंपनी है, एक ओल्ड कंपनी है, और उसके पास पैसा है कि वो आसानी से अपने डिविडेंड जो है वो जो डिविडेंड जो है वो चुका सकते हैं। ठीक है, और जो इनके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो उनको चुका सकते हैं, तो उनको एक्सेसिबिलिटी भी आसानी से मिल जाती है। जैसे कि अगर किसी की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है तो उसको लोन भी आसानी से मिल जाता है, तो वही सिचुएशन यहाँ पे है। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स हमने पढ़ लिया कि एक अगर स्टेबिलिटी है, रेगुलर आपकी इनकम है, अच्छी इनकम है, स्टेबल इनकम है, रिटर्न अच्छे आ रहे हैं, तो आप आसानी से डिविडेंड दे सकते हैं। और अगर किसी कंपनी के स्टेबल डिविडेंड नहीं है, स्टेबल इनकम नहीं है, तो वो इतनी आसानी से डिविडेंड नहीं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग कंट्रोल क्या है यहाँ पे? Sometimes the present management employs dividend policy to retain control of the company in its own hand. When a company pays larger dividends, its liquidity position is adversely affected, and it may have to issue new shares to raise funds to finance its investment opportunities. If existing shareholders do not want or cannot purchase the new shares, their control over the company will be डाइल्यूटेड। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि भाई आपकी जो कंपनी है वो, अगर वो मैनेजमेंट जो है अपने पास कंट्रोल रखना चाहती है, अगर वो अपने पास कंट्रोल रखना चाहती है, यानी कि वो नए शेयर्स अगर वो इश्यू करेंगे तो ज्यादा शेयर होल्डर्स के पास जो होगा मार्केट में, उनके शेयर जो है वो उनसे ज्यादा बाहर मार्केट में फ्लोट हो रहे होंगे, तो जिससे वो क्या होगा, आपका नया जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो कंट्रोल है, यानी कि जिसके पास ज्यादा पोर्शन ऑफ शेयर्स होते हैं, वो आपका डायरेक्टर्स को अपॉइंट या उनको टर्मिनेट करने के उनके पास राइट आ जाता है, तो उससे उनका जो कंट्रोल है मैनेजमेंट से वो कम हो जाता है। तो वो ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड इसलिए नहीं देते क्योंकि उनके पास अगर वो ज्यादा डिविडेंड देंगे तो वो उनके पास लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी, और लिक्विडिटी की कमी होने की वजह से उन्हें दोबारा से पैसे रेज करने पड़ेंगे, और रेज करने के लिए उन्हें इक्विटी शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे, और जिससे कि उनका जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो जाएगा, उनका कंट्रोल कंपनी से चला हो जाएगा। इफेक्ट ऑन अर्निंग पर शेयर। High dividend payout ratio affects the liquidity position adversely and may necessitate the issue of new equity shares in the near future, causing an increase in the number of equity shares and ultimately the earning per share may reduce। ठीक है, वो इसलिए भी डिविडेंड नहीं देना चाहते, ये भी एक रीजन है। ये अलग अलग जो हमने इससे ऊपर वाले पॉइंट में अभी पढ़ा है। ठीक है, वो क्यों नहीं देते, वो डिविडेंड ज्यादा डिविडेंड क्यों नहीं देते? क्योंकि ज्यादा डिविडेंड देंगे तो उनके पास लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी, लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी तो उनको शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे, जिससे कि वो कंट्रोल लूज कर जाएंगे, और जब वो उनके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ज्यादा हो जाएंगे तो उनकी जो अर्निंग पर शेयर है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अर्निंग पर शेयर, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो जाएंगे लेकिन अर्निंग आपकी उतनी ही है, तो जब आप करेंगे अर्निंग पर शेयर निकालेंगे, क्योंकि आपने नए शेयर्स इश्यू किए हैं अब, तो अब उससे आपकी अर्निंग पर शेयर भी अफेक्ट होगी।
ठीक है। ऑन द अदर हैंड, बाय कीपिंग अ लो डिविडेंड पे आउट रेशियो इन द फर्म कैन रिटर्न and can retain and pluff back larger portion of its earnings, resulting in increase in future earnings and thereby increase in earning per share। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, फर्म्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कंपनी का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी आपका अफेक्ट करता है। कैसे? If a firm's expected rate of return would be less than the rate which could be earned by the shareholders themselves from external investment of their funds, the firm should retain smaller part of its earnings and should opt for higher dividend payout ratio। हमने पढ़ा था भाई, एक हमने लास्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पढ़ा था भाई हमने। यस सर, कैपिटल बजटिंग में सर। हाँ जी, कैपिटल बजटिंग में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पढ़ा था गर्ल्स हमने। यस सर। यस सर, पढ़ा था। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो था उसका मतलब क्या था कि भाई हमारे कंपनी जो है वो इंटरनली कितना कमाती है, यानी कि वो खुद इन्वेस्ट करती है तो कितना कमाती है, और अगर वही पैसा अगर हम शेयर होल्डर्स को देते हैं तो वो शेयर होल्डर्स उस पैसे को इन्वेस्ट करके कितना कमाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, अगर शेयर होल्डर्स उस पैसे को जो हम उनको डिविडेंड के तौर पर दे रहे हैं, मान लीजिए हम उनको डिविडेंड दे देते हैं और उस पैसे को वो शेयर होल्डर्स अपना पर्सनली जहां पे भी वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहां पे इन्वेस्ट करके अगर वो ज्यादा रिटर्न कमा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उनको इन्वेस्ट करने मतलब उनको डिविडेंड ज्यादा दे देंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है और हम उनसे जो वो खुद इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाते हैं उनसे ज्यादा रिटर्न हम कमा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो है अपने पास रिटेन कर लेंगे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, और हम बाद में लेटर स्टेज पे जब हमें उससे रिटर्न मिलेगा हम उनको ज्यादा डिविडेंड हम उनको देंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या कह रहा है भाई आपका, इन्फ्लेशन में ऑल्सो एक्ट एज अ कंस्ट्रेंट ऑन पेइंग लार्जर डिविडेंड्स। कैसे? depreciation is charged on the original cost of the asset, and as a result when there is increase in the price level, the funds generated from depreciation become inadequate to replace the obsolete assets। ठीक है। यानी कि यहाँ पे वो क्या कहता है, जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है इन्फ्लेशन के दौरान, मान लीजिए कोई हमारा अभी इन्फ्लेशन नहीं है, कोई हमारा जो कॉस्ट है किसी मशीनरी की असेट की वो हमारी 10,000 है, ठीक है, उसके ऊपर हमने 5% के हिसाब से हमने डेप्रिसिएशन लगाया है। ठीक है। ले ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाया है हमने, रिटर्न डाउन पे नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाया हमने। ठीक है। तो अब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया है, इन्फ्लेशन आने की वजह से वो जो पहले 10,000 की थी अब वो कितने की हो गई है, 16,000 की हो गई है। तो अब 16,000 पे 5% लगेगा। ठीक है। यहाँ यानी कि अब यहाँ पे देखो 16,000 पे 5% नहीं लगेगा, क्योंकि आपका वो क्या था, ओरिजिनल कॉस्ट पे लग रहा था वो। ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट पे अब क्योंकि हमारा जो है मशीनरी ऑब्सोल्यूट हो जाती है डेप्रिसिएशन लग लग के, तो वो जो पैसा इकट्ठा हुआ है हमारा डेप्रिसिएशन का वो तो 5% ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से इकट्ठा हुआ है, और अब वो इतना पैसा हमारे डेप्रिसिएशन फंड में इतना नहीं है कि हम उससे नई मशीनरी जो अब करंट प्राइस है वो हम खरीद सके। ठीक है। तो यहाँ पे फंड्स जनरेटेड फ्रॉम डेप्रिसिएशन become inadequate to replace the obsolete assets. Consequently, companies will have to retain more of its earnings to provide more funds to replace the assets, and hence their dividend payout ratio will be lower during the periods of inflation। ठीक है। इन्फ्लेशन के दौरान उसका क्या है, उसे ज्यादा पे आउट रेशियो ना रख के उसे क्या करना पड़ता है, अपने पास रिटेन करना पड़ता है। ठीक है।
उसके बाद जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी, इसके अंदर हमने वही पढ़ा है, डिप्रेशन है, बूम है, या आपका रिकवरी है, कैसा आपका चल रहा है इकोनॉमी का। लास्ट पॉइंट था भाई, तुम्हारे बोलने से पहले ही रुक जाने वाला था मैं। ये हो गया बस, ये हो गया बस, तुम्हारा टॉपिक ये खत्म हो गया। हाँ जी, संगीता कुछ कहना चाह रही थी। हाँ जी संगीता, कुछ कहना है? नो सर। ओके ठीक है, फिर हम इसका कंटिन्यू करेंगे। फिर आपका जो वोल्टर और गॉर्डन मॉडल हैं, इसके डिविडेंड पॉलिसी के डिविडेंड निकालने के वोल्टर और गॉर्डन मॉडल होते हैं, ठीक है। तो जो आपको, जैसे हमने मोडिग्लियानी मिलर अप्रोच में किया था कि भाई डिविडेंड पॉलिसी रेलेवेंट है, इररेलेवेंट, सॉरी, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंट है, इररेलेवेंट है, तो वही हमारा यहाँ पे भी वोल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल और मोडिग्लियानी मिलर मॉडल, 3 मॉडल है हमारे पास यहाँ पे। तो वो डिविडेंड पॉलिसी रेलेवेंट है या नहीं है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड आपका है, ठीक है। तो वो हम बात करेंगे। तो आप लोग अटेंडेंस डाल सकते हैं चैट बॉक्स में। बाकी और किसी को क्वेश्चन पूछना है गर्ल्स?